नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज या आप लोगों की फेवरेट सीरीज कहिएगा आप लोग ये कि दिल्ली पुलिस और एचएसएससी के लिए कंप्यूटर। हम लोग बीते दिनों से इस सीरीज को स्टार्ट किए थे और 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज इसका तीसरा लेक्चर है। हम लोग इस सीरीज के अंदर जान रहे हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और थोड़े ही समय के बाद में एक बार हम लोग जो है तकरीबन 500,000 एमसीक्यू कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। और इन दोनों ही एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस और एचएसएससी, इन दोनों ही एग्जाम के लिए कंप्यूटर बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवंबर से दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है और इसी बीच कहीं ना कहीं एचएसएससी का एग्जाम भी जो है वो अनाउंस हो सकता है, या नवंबर ना सही तो दिसंबर या फरवरी जनवरी के अंदर कभी ना तो एग्जाम तो देखो कंफर्म है, होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप से तो ये सवाल पूछना है, क्या हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है क्या? हमें क्या हर चीज बिल्कुल अच्छे से आती है क्या? तो इसका जवाब जिस दिन अंतरात्मा से हाँ आ जाए, हाँ बिल्कुल अच्छे वाला हाँ आ जाए, तो समझ लीजिएगा आप लोग बहुत ही जल्दी कोई भी एग्जाम आएगा उस एग्जाम को ही आप लोग क्लियर कर देंगे। तो आप देखिएगा, नित्य नियम अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और करना क्या है, आपको जो जो चीज़ें करवा रहा हूँ उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा उनके। कुछ चीज़ों को मैं एक्स्ट्रा डिटेल से बताता हूँ। हालांकि करवाने को 10-12 ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अपने आप में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इनका फुल डिटेल से करवाने के लिए। एक दो बच्चों का कहना है कि सर एक क्वेश्चन को थोड़ा कम डिटेल से करवाया करें, जल्दी जल्दी बता दिया करें, ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिया करें, 50 करवा दिया करें, 100 करवा दिया करें। तो देखिएगा, उन चक्रों में आप प्लीज़ मत पड़िएगा, ठीक है? मैं तो खैर बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। खैर आप भी उन ऐसे लोगों से दूर ही रहिएगा, परे रहिएगा। भले ही ये 10 हैं 12 हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो अपने आप में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इनकी डिटेल भी बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ी बेसिक चीज़ें कर लीजिएगा, लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से करिएगा, ये मेरा आपसे कहना है। मतलब कहते हैं ना, रांद काटने से मतलब क्या है, कोई आपके पीछे रेल थोड़ी ना लगी हुई है कि आप कोई आपके पीछे कुत्ते लगे हुए हैं कि आपको भागना है उसके आगे पीछे। आप अपने तरीके से निश्चित तौर से थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन यूँ रखिएगा कि आप लोग क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन जरूर रखिएगा। कहीं आप ऐसा ना हो कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को भी बिगाड़ डालें। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, और इसी के साथ में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसी पे जाइएगा और इसे ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको क्विज लगानी होती है तो स्टार आईक्यू क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप यहाँ पे भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि नेट बायोस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983। नेट बायोस जो है वो 1983 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, आया था। बाय विच कंपनी, कौन सी कंपनी द्वारा जो है इसे लाया गया था? इम्प्रूवमेंट टू द स्टैंडर्ड बायोस यूज्ड बाय विंडोज बेस्ड कंप्यूटर। नेट बायोस को 1983 में विंडोज आधारित कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानक बायोस जो है उसमें सुधार के रूप में किस कंपनी द्वारा लाया गया था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है वो है SY टेक इंक। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्या है ये क्वेश्चन हमारा, पूरा समझते हैं। इसके अंदर 2 टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें बायोस को ही जान के पूरा कर लेते हैं। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोबारा बता रहा हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि आपको इतना ही याद रख लेना है तो काफ़ी रहेगा। और नेट बायोस जो होता है हमारा, इसको बनाया है किस कंपनी ने? SY टेक कंपनी ने बनाया है। 1983 के अंदर ये प्रोटोकॉल आया है आपका, ठीक है? किसके लिए है ये प्रोटोकॉल? तो इसका पहले तो फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेट बायोस का मतलब है, नेट का मतलब है नेटवर्क, और बायोस का मतलब तो समझ ही गए आप लोग, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कल आपको याद होगा मैंने एक आपको लैन पढ़ाया था, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ाया था। ये नेट बायोस जो है ये इस लैन के लिए ही बना हुआ है, यानी कि कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। 10, 20, 15, 40, 100 कंप्यूटर जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होते हैं, उन सभी को कम्युनिकेट करवाना, उनके अंदर इंटरनेट चलाना इस नेट बायोस का ही काम था। ये समझ लीजिएगा आप लोग। क्या सर आज भी नेट बायोस आता है क्या? हाँ बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट विंडोज़ के अंदर ये रहता है, लेकिन आज इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ही आउटडेटेड टाइप का सिस्टम हो गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से 2-3 चीज़ें याद करनी है। क्या कि पहले बायोस था तो बायोस को थोड़ा अपडेट किया गया, क्योंकि बायोस जब होता था तब उस टाइम पे इंटरनेट नहीं चला करता था कंप्यूटर्स में। लेकिन बाद में जब इंटरनेट चलने लगा तो नेट मतलब नेटवर्क हो गया, कन्फर्म सी बात है। बायोस तो बायोस ही है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। किस लिए आया है ये आया है आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, लैन जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है, इसके अंदर इंटरनेट चलाने के लिए इस नेट बायोस का हम लोग यूज़ करते हैं।
अगली बात, कौन से साल में आया है? 1983 के अंदर आया है। कौन सी कंपनी ने बनाया है? SY टेक इंक ने इस कंपनी को, जो इस कंपनी ने इसको बनाया है। इस टाइप से इसकी सेटिंग होती है। लैन नेटवर्क जब करते हैं हम लोग, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉपर्टीज खोलते हैं। ये विंडो XP की विंडो है, ये हमारी आज के टाइम की विंडोज है, उन सभी के अंदर ये नेट बायोस जो होते हैं। लेकिन इसका हम लोग जनरली अभी बाय डिफॉल्ट यूज़ नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है इससे, क्या कि नेट बायोस जो है ना वो एक कम्युनिकेशन की OSI मॉडल होती है, और आपकी उस OSI मॉडल के अंदर कौन सी लेयर के अंदर आता है ये? तो इट प्रोवाइड अ सर्विसेज रिलेटेड टू द सेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल अलाउइंग एप्लीकेशन ऑन सेपरेट कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर ए लोकल एरिया नेटवर्क। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो ये नेट बायो जो है ना, यानी कि नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये OSI मॉडल की सेशन लेयर के अंदर आता है। और ये आपको मैं बता देता हूं, ये 7 लेयर होती है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल से, इसको पूरा ही डिटेल से एज ए थ्योरी टाइप से पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चों ने मुझे ऑफलाइन पढ़ा हुआ, बात अलग है। ये बहुत ही फनी सा टॉपिक है एक प्रकार का। 7 लेयर होती है इसके अंदर। और अगर आपसे कोई पूछे इसकी पहली लेयर कौन सी है, सीधा ही आपसे पूछे पहली लेयर कौन सी, तो आपका जवाब फिजिकल लेयर होना चाहिए। अगर आपसे पूछे सेंडर लेयर पहली लेयर कौन सी है, तो आपकी जो है सेंडर साइड से पहली लेयर एप्लीकेशन होती है, रिसीवर साइड से पहली लेयर फिजिकल होती है। लेकिन आपसे सीधा ही पूछे पहली लेयर कौन सी, तो आपका जवाब पहली फिजिकल, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, और पांचवी सेशन होती है, छठी प्रेजेंटेशन होती है, सातवीं एप्लीकेशन होती है। कम शब्दों में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ये सिस्टम क्या है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा भेजते हो ना, तो कैसे कैसे जाता है, उसी को ही हम लोग जो है OSI मॉडल लेयर के अंदर काउंट किया करते थे। आज इसका ज़रूरत नहीं है, तो अभी TCP/IP का सिस्टम आ चुका है हमारे पास में। और इसके अंदर जो ये सेशन लेयर है ना, आपकी 5वें नंबर पे सेशन लेयर, इसी के अंदर ही जो है ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। API सॉकेट्स वगैरह इसके अंदर जो रहते हैं आपके। तो आप इतना याद कर लीजिए लेना कि नेट बायो जो है OSI मॉडल की सेशन लेयर के अंदर काम करता है। इस टॉपिक को मैं जल्द ही आपको डिटेल से समझा दूंगा, तब आपकी सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द वन विच एग्जिबिट द फीचर ऑफ। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है, इनमें से कौन सा फीचर उसके पास रहता है? देखिएगा, कंप्यूटर की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ ना, तो कंप्यूटर मेनली 3 टाइप का होता है प्यारे बच्चों। पहला होता है बेस्ड ऑन साइज, यानी कि आकार के आधार पे, छोटा है बड़ा है, जैसे उसके अंदर आपका माइक्रो कंप्यूटर आता है, मिनी आता है, मेन फ्रेम आता है, सुपर कंप्यूटर आता है। ये साइज़ की बात कर रहा हूँ मैं। माइक्रो कंप्यूटर जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये माइक्रो कंप्यूटर ही है। मोबाइल आपके हाथ में जिससे आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे, ये आपका एक माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अच्छा, मिनी कंप्यूटर थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो जनरली हम लोग यूज़ में नहीं लाते हैं, लेकिन वो आपके इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर या सर्वर के लिए यूज़ कर लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बड़ी बड़ी कंपनी यूज़ करती है, उसको एज ए सर्वर ही यूज़ किया करती है। और जो सुपर कंप्यूटर है उसको तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे इसरो यूज़ करता होगा, नासा यूज़ करता होगा। मतलब यूँ समझ लीजिएगा, आपका इसका सीधा सीधा जो यूज़ होता है वो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है। ये तो साइज़ की बात हुई। लेकिन एक होता है बेस्ड ऑन वर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य के आधार पे। तो उसमें भी आपके 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, एक होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का सीधा सा मतलब क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट होता है, जैसे हमारी घड़ी होती है, टिक टिक करने वाली सुई वाली घड़ी है ना, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता प्यारे बच्चा कि आप उससे गाने ही सुनेंगे, वीडियो ही देखेंगे, वही कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मतलब आपको गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी का मतलब भी क्या होता है? संगणक ही तो होता है। तो गणना करना ही तो कंप्यूटर है। आपकी बाइक चला रहे हो आप, बाइक के ऊपर आगे जो स्पीडोमीटर होता है 10, 20, 30, 40, 50 आपको जो सुई दिखाती है ऐसे घूम के गाड़ी के अंदर है, वो सारा एनालॉग कंप्यूटर है हमारा। ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसी मेजरमेंट की जो आपका यूं समझ लीजिएगा करंट मेजरमेंट है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है, सारी चीज़ एनालॉग के अंदर आती है। अच्छा, जबकि डिजिटल की बात करूं तो मैं, तो डिजिटल का मतलब सीधा सा ये होता है कि जिसमें नंबर चलते हैं। नंबरों वाली घड़ी भी तो आती है। पल्सर बाइक है, बॉयज़ लोगों को पता होगा, चलाई भी होगी, तो उनके अंदर नंबरिंग आती है स्पीड में। गाड़ी भी इवन आजकल बहुत सारी ऐसी आ चुकी है जिनके अंदर नंबरिंग आती है स्पीड की। बोलेरो गाड़ी है जिसके अंदर आपकी 60 पे स्पीड चलती है तो 60, 61 ऐसे नंबर से दिखाते हैं। तो वो सारा डिजिटल है। मतलब डिजिट दिखाना ही डिजिटल कंप्यूटर का काम है। मोबाइल के अंदर आप समझ सकते हो, मोबाइल या लैपटॉप डिजिटल कंप्यूटर का ही एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन समझिएगा, अगर ये दोनों ही मर्ज कर दिए जाए, यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, भाई जिसके अंदर एनालॉग का भी फीचर हो और डिजिटल का भी फीचर हो, तो वो क्या कहलाएगा? फिर वो हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम कहलाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर को ही हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम दिया करते हैं।
अब गुरुजी इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल, इसका सी ऑप्शन सही होगा, ये तो मैंने बता दिया आपको। एग्जाम्पल इसका बहुत ही सीधा सीधा है, जैसे कि ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल कह सकते हो आप लोग, एप्पल के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट है, ये मूव वगैरह भी कर रहा है, इसके अंदर आप लोग टच स्क्रीन का वगैरह तो यूज़ करते ही करते हैं। और अच्छे से बताता हूँ आपको मैं, इस घड़ी को आप देखिएगा, इसके अंदर आपको डिजिटल भी ये दिख रहा होगा, ठीक है, और ये टिक टिक करके चलने वाली दिख रही होगी, ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया ना, ठीक है। इसको मूव कर सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे कुछ स्क्रीन के अंदर जो है ये टच स्क्रीन भी है आपकी, और यहाँ पे कुछ मैकेनिकल पार्ट है वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए, ठीक है। एक आईसीयू की मशीन होती है ना, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक है। हमारी गाड़ी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। देखिएगा इसमें कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है, और हम मूविंग पार्ट तो है ही, स्टीयरिंग वगैरह घुमा रहे हैं हम लोग। ऑटोमेटिक सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा ना, कि जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर आप बैठे रहते हैं तो वो कई बार फ्यूल रिजर्व हो जाता है, तो बोल के बताती है योर स्कॉर्पियो इज रनिंग ऑन रिजर्व फ्यूल, इस टाइप से बताती है। योर हैंडब्रेक इज एंगेज्ड, अगर हैंड ब्रेक ऑन रहता है तो शायद मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्निकली भी है, और साथ ही साथ इसके अंदर मूविंग पार्ट भी है, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर है। चलिए मैं आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। पेट्रोल पंप की मशीन तो आप लोगों ने सबने ही देखी होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबने देखी होगी। अब पेट्रोल पंप की मशीन एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है किसका, हाइब्रिड कंप्यूटर का। क्यों गुरुजी? इसके अंदर आप जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं, मान लेते हैं कि आप जाते हैं और आपने कहा कि 100 रुपये का मेरी स्कूटी में पेट्रोल डाल दीजिएगा, तो 100 रुपये वो फीड करेगा, और उसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे सी एक जो ये नंबर प्लेट सी होती है, उसके अंदर 100 रुपये आ जाते हैं, फिर वो ऐसे डिजिट जो है कम बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, वो डिजिटल काम हो रहा है ना। अच्छा, इसके अंदर मोटर भी काम कर रही है, आपने आवाजें भी आती है ना जब चलती है इस टाइप से, तो वो जो चीज़ है वो क्या है, वो एक एनालॉग कंप्यूटर का काम है। दोनों का मिक्स होता है पेट्रोल पंप वाली मशीन। चलिए इससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, क्या ये एटीएम मशीन, ये पेपर में आ चुका है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे एटीएम का फुल फॉर्म लिख के बताइएगा। एटीएम मशीन भी सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। कैसे गुरुजी? इसके अंदर ये स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन। आपने कहा कि मेरे को 1000 रुपये चाहिए, ठीक है, आपने कहा मेरे को 2000 चाहिए, आपने 2000 फीड कर दिए इसके अंदर। अब क्या है कि ये तो टच स्क्रीन से फीड किया, ये तो सारा डिजिटली डेटा आपने डाल दिया, लेकिन फिर ये इसके अंदर मोटर वगैरह लगी होती है, फिर वो कुछ 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 करके लो भी तुम्हारा पैसे पकड़ लो, ठीक है, यहाँ से पैसे निकाल के दे देती है, लो पकड़ो भी पैसे। तो ये सारा जो अंदर जो काम हुआ है इसके अंदर, जैक वगैरह का या जो मोटर वगैरह चली है इसके अंदर, चेन वगैरह चली है, वो तो क्या एनालॉग है, और जो स्क्रीन पे आपने फीड किया डेटा वो कौन सा है, डिजिटल है। तो उम्मीद करता हूं अब तक आपको ये दोनों चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैं आपको बता ही चुका हूं, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है जी। ये आपका एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, ठीक है, और ये आपका एक डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है, जो हमारे अभी पास में है ही, सबके पास में ये तो, ठीक है। चलिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इज सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमारी सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम मतलब नहीं है, या हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन दिया स्पैम, दूसरा ऑप्शन दिया वायरस, तीसरा ऑप्शन दिया हैकिंग, और चौथा ऑप्शन दिया फिशिंग। आप समझिएगा फिशिंग क्या होता है, पहले मैं बताता हूं आपको। फिशिंग का मतलब होता है चकमा देना। जैसे एग्जांपल से मैं आपको घुमाने ले जाऊं, कहां पे, मैं आपको रोहतांग घुमाने ले जाऊं, मैं आपको जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख घुमाने ले जाऊं, पहाड़ों पे घुमाने ले जाऊं, ठीक है, और या आप मेरे को लेके जाओ, ठीक है, चलो आप तो बहुत समझदार हैं, मैं फिर भी छोटा सा बच्चा हूं, तो आप मेरे को घुमाने ले गए, बुला के ले गए, चलो गुरुजी दिखा के ले आवांगे, ये करांगे वो करांगे, मतलब ऐसे करके आप मुझको बुला के ले गए, मैं आपके साथ चला गया, अब रोहतांग चले गए, ठीक है, पहाड़ों पर चले गए, या किसी और बड़े से ऊपर से पहाड़ पे गए, वहां ले जाके आपने मेरे को धक्का दे दिया, मतलब आपने क्या किया, मेरे साथ में चकमा दे दिया आपने मेरे को। यही होता है फिशिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये मैसेज आते रहते हैं ना कि इस मैसेज को 10 लोगों के पास सेंड कीजिएगा, शाम तक आपको अच्छी खबर मिलेगी, 20 लोगों के पास सेंड कीजिएगा, बहुत अच्छी खबर मिलेगी, 20 लोगों को बेड़ा गर्क हो जाता है शाम को वो, ठीक है। तुम्हें माता रानी की कसम, तुम्हें आजकल तो खैर नई नई कस्में आ रही है, तुम्हें तुम्हारी बॉयफ्रेंड की कसम, तुम्हें तुम्हारी जानू की कसम, तुम्हारी जानू नाराज हो जाएगी, तुम्हारी जानू मानेगी नहीं, बेचारा मतलब बॉयफ्रेंड या बेचारी गर्लफ्रेंड जो भी है, दोनों तरफ से जो है इस इमोशनली चीज में आज के टाइम में भगवान से ज्यादा तो खैर उनको पूजने वाले लोग हो गए, तो फिर सेंड करते रहते हैं, फिर बेड़ा गर्क करते रहते हैं, जानू सोना मोना जादू टोना बबी फलाना दिमकाना जो भी है, ये सारे स्कैम होते हैं। फिशिंग, इसको आप लोग फिशिंग वायरस के नाम से जानते हैं, चकमा देना होता है ये फिशिंग वाला। इसका आपको मैं सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी ने लिंक सेंड किया, और वो लिंक है क्या, धीरे धीरे बता रहा हूं, देखिएगा, www.facelook.com। ध्यान रखिएगा, आपके पास में लिंक सेंड किया, लिंक का जो आपका नाम है क्या है, facelook.com, फेसबुक नहीं है, facelook.com है। आप लोगों ने जल्दबाजी में टिक कर दिया, खोल दिया, आईडी पासवर्ड मांगा, आपने आईडी भर दी, पासवर्ड भी भर दिया,
खोल के देखा तो कुछ खुला ही नहीं। अब आपकी आईडी हैक होना सुना है आपने, वो हैकिंग वाली कंडीशन यही होती है, हैक हो जाती है आपकी आईडी, कोई ना कोई आप पे दूसरा जो है कब्जा कर लेता। तो ये तो नुकसानदायक ही है। फिशिंग भी खतरनाक होता है, जो हमारी प्राइवेसी को चुराता है। हमारी हैकिंग जो है वो भी खतरनाक है, वो भी हमारी प्राइवेसी को चुराता है। वायरस तो है ही खत्म, ये तो है ही मतलब महा खत्म यूँ कहिएगा आप लोग। अब इस वायरस का भी फुल फॉर्म होता है, ये आपका वो वाला विषाणु वाला वायरस नहीं है। देखिएगा मैं कहूँ ना, अगर यहाँ पे हिंदी में बात करो तो यहाँ हिंदी बनाओ तो हिंदी हो जाएगी, क्योंकि इसका विषाणु थोड़ी ना मतलब है। इस वायरस को हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे हम लोग, वायरस। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, यानी कि वाइटल का मतलब होता है बेहद जरूरी, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन को ये सीज करना। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, बट हार्मफुल प्रोग्राम होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। और वायरस तो करता क्या, हमारे डेटा को चुरा लेता है। बहुत सारे टाइप के वायरस होते हैं, टोरोजन होता है, वॉर्म होता है, फिशिंग होते हैं। आपको मैं आगे जाके डिटेल से जब वायरस का टॉपिक होगा तब और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बात बताऊं तो ये तीनों ही खतरनाक है। अब बात आती है स्पैम की। इस क्वेश्चन का आंसर तो स्पैम है आपका, ठीक है। स्पैम जो है ये इतना खतरनाक नहीं होता, जो कि हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क पे जो है वो काम करे। कई बार आपने देखा होगा आपके पास में मेल आती है, आपकी मेल बॉक्स में कभी चेक करना, स्पैम मेल होती है। स्पैम का मतलब ये धुआंधार मतलब मेल ठोकते रहते हैं, ठीक है। कबाड़ मेल कह सकते हो, स्पैम अनचाहे कबाड़ी मेल होते हैं ये, और जिन्हें थोक में यूं समझिएगा अंधाधुंध भेजा जाता है। 20, 50, 100, 200, 1000 ऐसे मेल एक साथ आ जाते हैं ये। इसका सीधा सा मतलब इसका रीजन क्या होता है, ये सारा कमर्शियली यूज होता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। हमारी ये चीज आ गई, हमारा ये आ गया। जैसे आपके कोई वेबसाइट वगैरह चलाते तो बार बार लिंक नहीं खुलता है कि इसे ओपन कीजिएगा, इसे खरीदिएगा, इसे खरीदिएगा, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें जो स्पैम होते हैं सारे के सारे। तो ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं कह सकते हो आप लोग, बस अंधाधुंध भेजे गए कबाड़ ईमेल होते हैं जिनका कोई ज्यादातर खास यूज नहीं होता। लेकिन फिर भी मन में सवाल आता है, इज स्पैम हार्मफुल टू योर कंप्यूटर? क्या ये हमारे कंप्यूटर के लिए सर खतरनाक हो सकते हैं? तो देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं जो मालवेयर, अब इंग्लिश वोकैब बताता हूं आपको मैं, कभी भी किसी भी वर्ड के आगे एमएल मैल लग जाए ना, उसका मतलब नेगेटिव ही होता है, याद रखिएगा। मैल कपड़ों में बुरा ही होता है, तो आप समझिएगा वो वर्ड का मीनिंग नेगेटिव है कुछ ना कुछ। तो मालवेयर कैरियर होते हैं कुछ ना कुछ के अंदर, आपके वायरस टाइप से ही कैरियर होते हैं ये। कुछ सारे स्पैम होते हैं जो और ईमेल अटैचमेंट के साथ आते हैं, और अगर उन्हें गलती से ओपन कर लिया जाए ना, तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्पाईवेयर का काम करते हैं, मतलब जासूसी करते हैं हम हमारे कंप्यूटर में क्या काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जनरली हैकिंग का ये कहिएगा इनिशियल प्रोसेस यही होता है आपका, ठीक है। अच्छा सर, ये स्पैम नाम आया कहाँ से? तो ये 1970 के अंदर आया था। एक बीबीसी की टेलीविजन कॉमेडी सीरीज थी मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। पाइथन लैंग्वेज का नाम भी इस पाइथन से ही पड़ा है, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा क्या कहाँ से नाम पड़ा है इसका। तो मोंटी पाइथन से इसका नाम पड़ा है आपका, और ये नाम बेसिकली आया कहाँ से है, पहुंचा कहाँ से? तो एक वेटर थी एक्चुअल में, और इस वेटर ने जो है वहाँ पे उस चार्ट वगैरह था, उस चार्ट को पढ़ रही थी, और स्पैम बेसिकली जो एक मीट का नाम था, और उस मीट के नाम से फिर धीरे धीरे जो है आगे ये बढ़ता गया। इसमें से आपको बस इतना याद रखना है कि स्पैम ड्राइव कहाँ से हुआ है। स्पैम ड्राइव हुआ है आपका बीबीसी टेलीविजन कॉमेडी सीरीज मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से हुआ है, 1970s के अंदर हुआ है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? अब ये W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। आपको मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में ना WWW का फुल फॉर्म तो बता ही दिया होगा, बस बिल्कुल उसी ही जैसा है ये। W3 मतलब 3 बार W हो गया, C एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये कंसोर्टियम वर्ड ना आप समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस बार 2019 का लास्ट टाइम जो 2019 का आईएएस का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर ये कंसोर्टियम क्वेश्चन में आया था, और ये AIIB का एक क्वेश्चन था आपका, एशियन बैंक का क्वेश्चन था, और उस बैंक के क्वेश्चन के अंदर इस वाले वर्ड को यूज कर रखा था उन्होंने। कंसोर्टियम वर्ड आपकी जिंदगी में कभी भी आए, इसका सीधा सा मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब 10, 20, 50, 100 कंपनीज का एक ग्रुप होता है, उसका कोई एक ऑनर होता है, उसी को ही हम लोग कंसोर्टियम का नाम देते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सही रहेगा हमारा। अब जो ये है, इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ का नाम है जेफरी जेफ। इसके फाउंडर कौन है? अगर आपसे पूछे WW के फाउंडर कौन है, तो टिम बर्नर्स ली है। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1 अक्टूबर 1994
T24, क्योंकि WW के फाउंडर भी टिम बर्नर्स-ली है और WWW कंसोर्टियम के भी जो हैं वो भी टिम बर्नर्स-ली है। गुरुजी ये कंसोर्टियम बनाया क्यों है? तो इसका सीधा सा रीज़न क्या है कि ये आपका बहुत सारी, जैसे यूं कहिएगा आप लोग, डेटा के जगत में और डेटा जगत में ग्रोथ लाने के लिए किस टाइप से प्रॉब्लम्स आती है वेब सीरीज़ के अंदर, इंटरनेट के अंदर या यूआरएल के अंदर, डेटा प्रोटोकॉल्स के अंदर, उन सभी की गाइडलाइन को एनहांस करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। जैसे सपोज करूँ, मैं कहूँ मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ और एक मैं कहूँ कि हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं, तो देखिएगा सब मिलके काम करेंगे ज़्यादा अच्छे से रहता है। तो बहुत सारी ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कंसोर्टियम ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई गई है, जिसका सीधा सा उद्देश्य है कि दुनिया भर में इंटरनेट को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना, कोई प्रॉब्लम आती है उसको रिजॉल्व करना। इसके डायरेक्टर का नाम भी टिम बर्नर्स-ली ही है। कल मैंने आपको एक HTML भी पढ़ाया था, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके डायरेक्टर का नाम भी क्या है? आपके टिम बर्नर्स-ली ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं आपका। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिमेटिक इज द मेकर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सिमेटिक निम्नलिखित में से लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में से किसके निर्माता है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मेरा फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि सिमेटिक कंपनी ने जो है वो नॉर्टन एंटीवायरस को बनाया। ये एंटीवायरस मेरा फेवरेट एंटीवायरस है, ना केवल मेरा बल्कि जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ज़्यादातर उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि इंटरनेट सिक्योरिटी में सबसे बेस्ट एंटीवायरस अगर आज के टाइम में पूछा जाए तो नॉर्टन ही निकल के नाम आएगा मुँह से। तो इसे सिमेटिक कंपनी ने बनाया है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिमेटिक या नॉर्टन लाइफलॉक द्वारा इसे जो है बनाया गया है। कब बनाया गया गुरुजी? इसे बनाया गया है 1991 के अंदर बनाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और बहुत अच्छा एंटीवायरस है ये। अब एंटीवायरस क्या होता है सर? एंटीवायरस का मतलब होता है जो वायरस को आने से रोक दे। सर कैसे रोकता है अभी वायरस को आने से? तो वायरस के अंदर कुछ अलग टाइप का, मैंने अभी बताया आपको कि एक प्रोग्राम होता है, लेकिन ये प्रोग्राम होता है हार्मफुल, मालवेयर टाइप का प्रोग्राम होता है। तो उसको कैसे भी कैसे रोका जाए, उसकी कोडिंग पहचान लेता है, ये एंटीवायरस का बेसिकली काम ये होता है। अब सर ये जर्नली आते कहाँ से? क्या ऑफलाइन आते हैं कि ऑनलाइन आते हैं? तो देखिएगा आजकल के टाइम की बात करूं तो ऑनलाइन ही आते हैं, क्योंकि जब आप ईमेल भेज रहे हो, अभी मैंने कहा ना स्पैम के बारे में बात करी, तो बैठे बैठे क्या होता है आपके पास में अंधाधुंध मेल आती रहती है। उस मेल को अगर आपने ओपन कर दिया तो उस मेल के अंदर एज ए अटैच कोई फाइल होती है, जैसे आप उसे ओपन करेंगे आपके कंप्यूटर में एंटर करेगी और फिर आपके कंप्यूटर का सत्यानाश कर देगी वो। अच्छा, इसके ऑप्शन में और भी क्या दे रखा है? इसके ऑप्शन में एक बिट डिफेंडर दे रखा है, एक अवस्थ दे रखा है, एक मैकफी वायरस स्कैन दे रखा है। तो इनको कौन कौन सी कंपनियों द्वारा या किन ने बनाया है? तो देखिएगा बिट डिफेंडर जो है एक मोबाइल सिक्योरिटी वाला है आपका, ये रोमन एंटीवायरस के रूप में जाना जाता है, 2001 में ही आया था, फ्लोरिन टैपल्स द्वारा इसे बनाया गया। ये बिट डिफेंडर और भी बहुत काम करती है, एंटीवायरस बनाती है, इसके अलावा इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाती है। अब आप एक बात याद रखिएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनेट सिक्योरिटी, एक होता है नॉर्मल एंटीवायरस। नॉर्मल एंटीवायरस क्या करता है? जिसका इंटरनेट का कोई यूज नहीं है तो वो क्या करता है, पेन ड्राइव वगैरह को कई बार मांग के, भाई मेरे को गाने दे दे, फिल्म दे दे, फलाना दे दे, धमकाना दे दे, तो उस टाइम वो क्या यूज करता है? तब यूज करता है वो नॉर्मल ही एंटीवायरस काम कर जाएगा उसका। लेकिन जो इंटरनेट का यूज करता है तो उसके लिए इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। आजकल जनरली ये फ्री में नहीं मिलते हैं, इनके पैसे लगते हैं, 300-400 रुपए से स्टार्ट होके हजारों रुपए के आते हैं ये भी, ठीक है। अवस्थ है, अवस्थ को अवस्थ फैमिली ने ही बनाया है और बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दे दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट को। एक मैकफी, ये भी बहुत पॉपुलर एंटीवायरस है और इसको भी मैकफी ने बनाया था 1988 के अंदर, 32 साल पहले ये रिलीज हुआ था। चलिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है, डोंट बी इविल वाज द नॉर्मल कॉर्पोरेट मोटो। डोंट बी इविल जो है ना, इसको अगर हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बुरा नहीं होगा, और ये जो है ये मोटो कौन सी कंपनी का है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए आपको, पहला दिया है गूगल, एक दिया है याहू, एक दिया है आपको माइक्रोसॉफ्ट, एक दिया आपको बाइडू। अब देखिएगा इन चारों में से गूगल और याहू ये दोनों तो आपके सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि आपका जनरली जैसे विंडोज़ बनाती है या ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पे काम करती है, हालांकि आजकल तो फ़ोन वगैरह भी बनाती है ये। और बाइडू एक चाइना की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है ये, तो चाइना की आपकी ये भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के काम करती है। तो चाइनीज चीज़ का तो बहिष्कार करो, इसके तो गोली मारो, बात ही नहीं करते। हम इन तीनों की बात जरूर करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने चारों की बात कर ही ली ऑलरेडी। अब देखिएगा गूगल का है ये, तो गूगल का डोंट बी इविल ये मोटो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसे ज़्यादातर कंडक्ट नहीं करते हैं, अभी आपको ज़्यादातर ये लिखा नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम पहले ऐसा था 2010-11 के अंदर ऐसे गूगल के नीचे लिखा आता था डोंट बी इविल। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये कौन है? ये हैं सुंदर पिचई। सुंदर पिचई कौन है गुरुजी? तो सुंदर पिचई कौन है? सुंदर पिचई सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। किसके हैं ये? इस गूगल के ही हैं।
गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर आपसे पूछूं तो क्या होगा, अल्फाबेट इंक। और दिसंबर 2019 में अल्फाबेट इंक के सीईओ भी किसे बना दिया गया था, सुंदर पिचई को बना दिया गया। और गूगल की स्थापना कब हुई है, 4 सितंबर 1998 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। और इसके फाउंडर का नाम क्या है, लैरी पेज और सरगई बिन है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। वर्तमान में गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है, सबसे बड़ा सर्च इंजन। थोड़ा टाइम पहले मैं इसको जब शुरू में आया था तो मैं इसको गूगल नहीं बोल पाता था, मैं इसको गूगली कहा करता था, गूगली, ठीक है। तो खैर बाद एक वो आपने वीडियो भी देखी होगी शायद गुलगुले वाली, ठीक है, खैर जो भी बात है। और दूसरा है याहू। अच्छा, याहू का फुल फॉर्म बहुत कम बच्चों को पता होता है। याहू का जो आपका स्लोगन है वो है डू यू याहू, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है येट अनदर हेरारिकल ऑफिशियस ऑरेकल, ठीक है। इसका इतना गंदा सा फुल फॉर्म है। स्टार्टिंग में जो है इसको हम लोग जेरी और डेविड गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से पुकारते थे, लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो फिर इसको रीनेम कर दिया गया 1995 तक आते आते, और इसको फिर याहू नाम दे दिया गया शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना वैसे जनवरी 1994 के अंदर हुई है और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर ही है। और बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ में इसने अपने में बदलाव नहीं किया। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, समय के साथ में जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी चीज़ ने अगर बदलाव नहीं किया तो वो चीज़ें हमेशा बेकार हो ही जाती है। नोकिया कभी किसी ज़माने में ज़बरदस्त हुआ करता था, लेकिन आज नोकिया को कोई नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि समय के साथ उसने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। याहू मेरे अच्छे से याद आता है, मैं खुद कहता था इवन 2010-11 के दौरान कि ये जो याहू है ना ये बहुत बढ़िया है, ये गूगल ही तो बेकार है। लेकिन आज गूगल के अंदर सब कुछ है, याहू तो मेरे ख्याल से कोई खोलता भी नहीं होगा। तो वही बात है कि वक्त के साथ बदलाव होना बेहद बेहद जरूरी है। अगर एक पानी को एक ही जगह रोक दिया जाए तो पानी में बदबू आने लग जाती है। बहता पानी होता है उसकी वैल्यू भी होती है। नदियां हैं, समुद्र है, तालाब है। तालाब और अगर आप नदी है, इन दोनों में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे आप लोग? जाहिर सी बात है नदी को ही दोगे, क्योंकि चलती हुई चीज़ हमेशा ही अच्छी होती है। कहते हैं ना चलती का नाम गाड़ी। इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार पढ़ते रहिएगा और बनते रहिएगा, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहिएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका टैगलाइन क्या है, इसका है बी व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। और ये बात तो आपको याद रखनी ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इन द विंडोज एक्सपी व्हाट डज एक्सपी स्टैंड फॉर? एक्सपी विंडो, अरे वाह, सबकी फेवरेट विंडो होगी, सबसे बढ़िया विंडो होगी एक्सपी विंडो में। एक्सपी का मतलब क्या होता है? एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। इस विंडो को आप लोगों ने यकीनन चलाया होगा, सबसे मजेदार विंडो रही है अब तक मेरी लाइफ में। तो ये 24 अगस्त 2001 को ये सबसे पहली बार मैन्युफैक्चर या रिलीज की गई थी, और इसे ब्रॉडबाइड या यूं कहिएगा सबके लिए ब्रॉडली इसे रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 2001 को। ये सबके लिए जो कमर्शियली लॉन्च हो गई थी। इसके हालांकि 3 वर्जन है, क्या XP 1, 2, 3 तीनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। यह माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास में सबसे पॉपुलर विंडो XP विंडो रही है। यकीनन आप लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा कभी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज विद इन द सीपीयू? सीपीयू के अंदर, इनके अंदर से कौन सी चीज़ है वो लाई करती है? तो देखिएगा कीबोर्ड तो सीपीयू में होता ही नहीं है, तो बात ही खत्म होगी। माउस भी नहीं होता, 2 ऑप्शन तो सीधे ही एलिमिनेट हो गए। सेकेंडरी मेमोरी, अब देखिएगा सेकेंडरी मेमोरी, आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के अंदर, अब आप उस कैबिनेट की बात करते हैं तो हाँ उस कैबिनेट के अंदर तो होती है, लेकिन सीपीयू के अंदर नहीं होती है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये नहीं होती है। सीपीयू के अंदर सिर्फ होता है इस ऑप्शन में से प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी का सीधा सा मतलब क्या है, एक तो रैम होती है, आप देखिएगा, ठीक है। और रैम या रोम, मतलब वैसे मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी के अंदर क्या है, आपका जो रैम आती है, रोम, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम लोग कल ही पढ़ रहे थे। जिसके अंदर डी रैम आती है, डायनेमिक रैम, एसडी स्टैटिक रैम आती है। फिर आजकल ये आपकी DDR1, DDR2, DDR3, 4, 5 ऐसे रैम चल रही है। एस रैम है, स्टैटिक रैम चल रही है हमारी, ठीक है। रोम जो है हमारा पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम के कई सारे पार्ट आते हैं, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं आपके। रैम तो होता है हमारा वोलेटाइल इन नेचर का, एक बार इसके अंदर अगर पावर आ चुकी है तो पावर दोबारा आने के बाद में इसके अंदर डेटा भी आ गया, लेकिन पावर ऑफ होते डेटा भी खत्म हो गया। लेकिन रोम के अंदर ऐसा नहीं होता, एक बार डेटा लिखा गया तो हमेशा ही लिखा रहेगा। जैसे आपका बायोस जो होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो आपका रोम के अंदर ही लिखा होता है। आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, HP कंपनी का तो HP लिखा आता है, डेल है तो डेल लिखा आता है, एसर है तो एसर लिखा आता है, आपका लिनेवो है तो लिनेवो लिखा आता है। जो भी कंपनी के नाम लिखे आते हैं वो रोम के अंदर होता है लिखा हुआ। आपकी जो भी कंपनी का फोन है, जैसे OnePlus फोन है आपका, एप्पल फोन है, तो कंपनी का जो भी लोगो वगैरह दिखाता है स्टार्टिंग में ऑन होती, वो रोम में लिखा होता है आपका। बाकी मेमोरीज को हम लोग और अच्छे से डिटेल से पढ़ पाएंगे, तब और अच्छे से चीज़ें इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम बस। अब सिस्टम बस क्या होती है, देखिएगा 3 टाइप की बसेस होती है आपकी, याद रखिएगा आप लोग। एक बस होती है कंट्रोल बस, एक होती है एड्रेस बस, एक होती है डेटा बस। 1 सितंबर 2019 को एक क्वेश्चन आया था, पेपर हुआ था आपका, ठीक है, हरियाणा में जेई का, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जो हमारी डेटा बस होती है ना बेसिकली, और एड्रेस बस होती है, इनका दोनों का थोड़ा अलग अलग काम होता है। डेटा बस क्या काम करती है, मेमोरी से कम्युनिकेट करती है आपका। एड्रेस बस क्या करती है आपकी, एड्रेस बस इनपुट आउटपुट से कम्युनिकेट करती है। और कंट्रोल बस इन सभी को ही कंट्रोल करवाने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, डेटा बस जो है वो केवल और केवल मेमोरी से जो है वो बातचीत करती है, मेमोरी से डेटा को लेके आती है। और एड्रेस बस जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से बातचीत करती है आपकी, ठीक है। और कंट्रोल बस इन सबको ही कंट्रोल करती है। अब ये बसेस होती क्या है, बस होती है जैसे सरकारी बस के अंदर हम लोग जाते हैं आते हैं, सवारी ढोने का काम करती है बस। यही सारी हमारी इंफॉर्मेशन ढोने का काम करती है बसेस जितनी भी होती है। अच्छा, जो आपकी बसेस जितनी भी होती हैं ये, तो डेटा बस का काम होता है ये केवल एक ही डायरेक्शन में काम करती है, लेकिन एड्रेस बस दोनों डायरेक्शन में काम करती है, बाई डायरेक्शनल। इस क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, इस क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि इनमें से जो है वो सिस्टम बस के अंदर क्या क्या चीजें ठीक रहेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होता है, बस कनेक्टिंग सीपीयू एंड मेमोरी। बस जो होता है वो सीपीयू और मेमोरी से कनेक्ट होती है। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, ये बस जितनी भी है, आप मोटे तौर पे इतना याद कर लो, बाकी डिटेल से मैं और पढ़ा दूंगा आपको कि बस जो है ये सीपीयू और मेमोरी से, ये देखो सीपीयू रहा, ये रहा मेमोरी, इन दोनों से ही जनरली कनेक्ट रहती है। ये मोस्टली द सीपीयू एंड मेमोरी दे वर्क सिंक्रोनसली, ठीक है। सीपीयू और मेमोरी दोनों ही एक साथ ही काम करते हैं, बिना मेमोरी के, प्राइमरी मेमोरी के सीपीयू काम कर ही नहीं सकता है आपका, एक तरीके से ये याद रखिएगा आप लोग। बाकी ऑप्शन इसके बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगे। मॉनिटर तो कहाँ आएगा इसके अंदर, हार्ड डिस्क कहाँ आएगी, कीबोर्ड कहाँ आएगा, मदरबोर्ड कहाँ आएगा, तो बी ऑप्शन ही ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। आपको इतना याद रखना है, बसेस कितनी होती है, 3, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। आपसे पूछे कि इनपुट आउटपुट से कौन बातचीत करती है, एड्रेस बस। मेमोरी से कौन बातचीत करती है, डेटा बस। सबको कंट्रोल कौन करती है, कंट्रोल बस, ठीक है। तो इतनी बात आप याद कर लीजिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु हैड कंसीव्ड द आइडिया ऑफ द फर्स्ट ओवर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI जो है ये क्या होता है सर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार पेपर में। देखिएगा, हमारा हर एक फोन अलग अलग तरीके से चलता है। मेरे पास में OnePlus है, OnePlus का एक अलग ही तरीके का इंटरफेस है। अगर आपके पास सैमसंग है तो अलग तरीके से चलता दिखेगा, वीवो है तो अलग तरीके का इंटरफेस है अलग से। जो इंटरनली इंटरफेस आपको दिख रहा है ना, वही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है हमारा। और इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था एलन के ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, एलन के ने बनाया था, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। और इसको सबसे पहले प्रोनाउंस्ड किया जाता था गुई, ठीक है, गुई, ठीक है, गुई गुई गुई, ठीक है, इसके नाम से ऐसे पुकारा जाता था इसे। और फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर विद GUI वॉज 1979। पहली बार कमर्शियली कंप्यूटर के अंदर GUI जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया था 1979 के अंदर आया था। क्रैमिंग सा क्वेश्चन है, बस याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन आर एनालॉग कंप्यूटर यूज्ड। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है, अभी मैंने आपको एनालॉग कंप्यूटर पढ़ाया था। देखो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की मेजरमेंट, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबो ही इस क्वेश्चन का आंसर ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप करंट मेजरमेंट करते हो तो ये सुई घूमती है, मैंने कहा ना मैकेनिकल पार्ट कहीं पे भी आएगा तो एनालॉग कंप्यूटर है, ये ठीक रहेगा। फ्रीक्वेंसी में भी क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा कि वो आपकी मॉनिटरिंग करते हैं, ICU के अंदर हार्ट बीट वगैरह देखते हैं, या कहीं पे भी लैब वगैरह के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी को काउंट करते देखा होगा CRO वगैरह के अंदर। तो ये भी सारा क्या रहेगा आपका एनालॉग कंप्यूटर का काम। और ऐसे रेजिस्टेंस वगैरह भी वो मेजर करते हैं मल्टीमीटर के अंदर, तो वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर। मल्टीमीटर हालांकि आजकल मल्टी का तो मतलब डिजिटल एनालॉग दोनों ही हो गए, लेकिन केवल एनालॉग मीटर आया करता था, उसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर का ही वो काम करता था आपका। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेटा लिमिट है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि CD जो होती है, CD की स्टोरेज लिमिट कितनी होती है। तो ये भी एक क्रैमिंग सा क्वेश्चन है, 750 MB होती है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, CD की मैक्सिमम कैपेसिटी 750 होती है। इट वॉज को डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी और फिलिप्स द्वारा इसे बनाया गया था, 1982 के अंदर बनाया गया था। इसका डायमीटर कितना होता है, 120 mm होता है, ठीक है। और 80 मिनट तक का कोई भी डेटा स्टोर कर सकती है, या यूं
कहिएगा आप लोग 750 MB तक का डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है। डेटा किस में स्टोर होता है, सीडी या डीवीडी में? सीडी डीवीडी में डेटा ऑप्टिकल इमेज में होता है, ऑप्टिकल फॉर्म में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। डेटा होता है पिट्स या ग्रूव्स के अंदर डेटा स्टोर होता है इनके अंदर, ठीक है जी। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत अच्छा भी लगा होगा लेक्चर। अगर आपको चीज़ें पसंद आई है तो आप वही काम करिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा लेक्चर। अपने फ्रेंड सर्कल को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर रहूँगा कल शाम को 5 बजे। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।